हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, यह एक प्रश्न है बच्चों, और यह प्रश्न हमारे लेखक अज्ञे स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, उनके लिखने का कारण क्या है, और इसी कारण को उन्होंने कहानी के माध्यम से हमारे साथ साझा किया है। यह कहानी लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक कह रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न जो मेरे मन में उठता है, यह प्रश्न बहुत ही सरल है, यानी बहुत ही आसान है, लेकिन इसका उत्तर जान पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसका उत्तर मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इसका जो सच्चा उत्तर है वह कहाँ है, तो लेखक के आंतरिक जीवन से संबंधित है, लेखक के वास्तविक जीवन से संबंधित है। लेकिन लेखक भी इसका सच्चा उत्तर नहीं जानते हैं कि आखिर वह लिखते क्यों हैं। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने संभव भी है या नहीं। अब वह कहते हैं कि इन सारी बातों को संक्षेप में कुछ वाक्यों में कह देना असंभव है। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब यहाँ कहते हैं कि जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ उनमें बहुत सारी बातें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, संक्षेप में समझ सकते हैं, जान सकता हूँ मैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें दूसरों का जानना बहुत ज़रूरी है। यानी जो घटनाएं लेखक के समय में घटित हुई है, उस घटना के बारे में कह रहे हैं कि उस घटना के बारे में सभी लोगों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका लोगों को जानना या न जानना बराबर है, लेकिन कुछ बातें बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सी बातें हैं जो लेखक हमसे बताना चाहते हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। अब लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, इसका एक उत्तर यह है कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न जो है वह मेरे मन में बार बार उठता है कि आखिर मैं लिखता क्यों हूँ। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ शब्द आया अभ्यंतर। आभ्यंतर शब्द का अर्थ होता है भीतरी। भीतरी कहने का अर्थ है मन के अंदर। अब लेखक के मन में यह व्यवस्था है कि आखिर मैं लिखता क्यों हूँ, मेरे लिखने की वजह क्या है। तो वह कहते हैं कि इस व्यवस्था का उत्तर भी मेरे लिखने में ही छुपा हुआ है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं, तब तक मेरी इस व्यवस्था का जो हल है वह मुझे नहीं मिलेगा। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि सभी लेखक क्या नहीं होते, कृतिकार। कृतिकार शब्द का अर्थ होता है बच्चों रचनाकार। अब सभी रचनाकार तो होते नहीं हैं। कुछ लिखते हैं अपनी इच्छा से और कुछ लिखते हैं अपने कार्य की वजह से। तो दोनों के लिखने में अंतर है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जो न्यूज़पेपर हमें पढ़ने को मिलता है, उस न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ होते हैं वह एक संपादक लिखता है। वह उसकी इच्छा नहीं होती, बल्कि वह उसका काम होता है। वह अपने काम को बहुत ही तन्मयता से करता है और हर एक न्यूज़ को लिखता है, फिर वो न्यूज़ छपता है और फिर हम तक आता है। तो वहाँ पर जो उसका लिखना है वह क्या है, वह एक कार्य है जो उसे करना है। लेकिन एक लेखक वह अपने
मन की इच्छाओं को, वास्तविक घटनाओं को लिख देता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ के बारे में या उस घटना के बारे में पता चलता रहे। इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि सभी कृतिकार नहीं होते, सभी रचनाकार नहीं होते, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। और कहते हैं कि उन सब का लेखन ही क्या है, एक कृति है, एक रचना है, इसीलिए सभी लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, जिस बात का वर्णन मैंने अभी आपसे किया है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आते हैं वह लोग व्यवस्था बस लिखते हैं, वो उनका काम होता है, वह उनके अंदर की मन की इच्छा नहीं होती, बल्कि उनका काम होता है, इसलिए वो करते हैं। जिसे लेखक ने यहाँ लिख दिया है, देखिए, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तजाके से, आर्थिक आवश्यकता से, तो इन सब की वजह से भी लिखा जाता है, तो इसे भी हम कृति ही कहेंगे। लेकिन यह कोई कृतिकार की रचना नहीं है, बल्कि लोगों की व्यवस्था है। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि सभी जो लिखने वाले हैं वह कृतिकार नहीं हैं, कुछ व्यवस्थावश भी लिखते हैं। लेखक कह रहे हैं लेकिन जो कृतिकार होता है, यानी जो रचनाकार होता है, वह अपने मन के अंदर क्या बनाए रखता है, एक भेद बनाए रखता है। किस चीज़ का भेद? भेद यानी कि राज। तो वह ईमानदारी का, वह जो भी कार्य करता है, जो भी चीज़ें लिखता है, वह बहुत ही ईमानदारी से लिखता है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं चलता है कि वह उसकी स्वयं की प्रेरणा है या फिर बाहरी दबाव है, वह इसे प्रकट नहीं होने देता। और वह क्या होता है, तो वह उसके अंदर का उन्मेष, उन्मेष शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश, और निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। तो वह जो है वह उसके उन्मेष का एक कारण बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना वह बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुलने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। हम यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि कुछ रचनाकार जो होते हैं वह ऐसे भी होते हैं जो स्वयं की इच्छा से नहीं लिखते, बल्कि अगर उन्हें कोई लिखने के लिए कहा जाए तो वह व्यवस्था बस ही उसे लिखते हैं। अब उदाहरण के तौर पे वह कह रहे हैं कि जैसे हम सुबह उठने के लिए क्या लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो हमारी नींद खुल भी जाती है तो भी हम बिस्तर से नहीं उठते। क्यों? क्योंकि अलार्म तब तक बजती नहीं है। इसी वजह से हम आलस बस बिस्तर पर पड़े ही रहते हैं और अलार्म बजने का इंतजार करते हैं। तो उसी तरह यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कुछ जो रचनाकार होते हैं, कृतिकार होते हैं, वह स्वयं की इच्छा से नहीं लिखते हैं, बल्कि व्यवस्था पूर्वक उस चीज़ को लिखते हैं। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे अन्य कृतिकार हैं जो व्यवस्था पूर्वक लिखते हैं, तो वह कहते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैं स्वयं की इच्छा से लिखता हूँ, मैं किसी दूसरे की इच्छा को लिखने के लिए बाध्य नहीं हूँ। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं और अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब जैसे उन्होंने अभी एक उदाहरण दिया था कि नींद खुलने पे भी हम क्या करते हैं, अलार्म के बजने का इंतजार करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि नींद खुलने पर भी मैं स्वयं ही उठ जाता हूँ। यानी यहाँ जो उठने का सेंस है, जगने का सेंस है, यह यहाँ पर उनके लेखन से है कि वे स्वयं की इच्छा से भी लिखते हैं, लेकिन अगर उन्हें व्यवस्था बस भी किसी भी घटना को लिखना पड़े
तो भी वह लिखते हैं, इसमें उन्हें कोई हानि नहीं है, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लेखनी का वर्णन किया है और उदाहरण मात्र से हमें समझाया है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, लेखक यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है। भीतरी व्यवस्था कहने का अर्थ है कि हम अपने अंदर से, अपने मन से क्यों विवश होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। अब इस बात का वर्णन करना जो है वह लेखक के लिए भी बड़ा ही कठिन है। तो लेखक जो है वह अपनी एक कविता की चर्चा करते हुए इसे स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद यह स्पष्ट हो जाए। तो नीचे देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने विज्ञान ही पढ़ा है। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं जहां अणु का भेदन संभव हुआ। अब कहते हैं कि मैं अणु के बारे में भी जानता हूं और रेडियम धर्मी तत्वों के बारे में भी जानता हूं, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अध्ययन किया है। तो मैं यह भी जानता हूं कि किस प्रकार अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, और मुझे रेडियम धर्मिता के बारे में भी पता है कि उसका प्रभाव जो है वह क्या है और किस प्रकार पड़ता है। इसका पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, क्योंकि वह विज्ञान के विद्यार्थी थे तो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी थी। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े, और कह रहे हैं जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, उस समाचार को भी हमारे लेखक अज्ञे ने पढ़ा था। अब देखिए, उनके लेखन के माध्यम से हमें यह बात पता चल गई। उस समय की घटना का उन्होंने इसमें वर्णन किया है और उसके प्रवृत्ति प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा, और साथ ही उसका प्रभाव किस प्रकार लोगों पे पड़ रहा है, किस प्रकार वातावरण पे पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में वह पढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। अब देखिए, जहाँ विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो उसी जगह वह हमारे लिए अभिशाप भी है। विज्ञान के द्वारा ही परमाणु जैसे बम बनाए गए, और ये बम जो हैं वह क्या है, हमारे लिए विनाशकारक है, यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारक है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि विज्ञान जो है वह एक तरफ हमारे लिए क्या है, वरदान है, तो दूसरी तरफ यह हमारे लिए अभिशाप भी है। हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं तो हम इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं। यानी उनके मन में इन सारी चीज़ों के प्रति एक स्वाभाविक विद्रोह कि जो चीज़ें हमारे लिए वरदान बन रही हैं वही चीज़ें हमारे लिए अभिशाप भी बन रही है। और उन्होंने अपने लेख के माध्यम से देखिए क्या बताया है। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। अब कह रहे हैं कि व्यवस्थावश मैंने जो भी बातें लिखी वह मेरे बौद्धिक पकड़ से बहुत आगे थी। मन में कुछ और चल रहा था और लिख कुछ और रहे थे, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। अपने लेख के माध्यम से देखिए क्या बताया है। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। अब कह रहे हैं कि व्यवस्थावश मैंने जो भी बातें लिखी वह मेरे बौद्धिक पकड़ से बहुत आगे थी। मन में कुछ और चल रहा था और लिख कुछ और रहे थे,
और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। तो देखिए, लेखक यहाँ युद्ध काल के दौरान घटित होने वाली बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि सैनिकों ने क्या किया, ब्रह्मपुत्र नदी में बम गिराया, जिस वजह से जो जलचर थे यानी जो जल में रहने वाले जीव जंतु थे वह सभी मारे गए। तो ये बम जो है वह प्रकृति को भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और उन्होंने अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव भी किया था। जापान जाने का अवसर मिला। लेखक बता रहे हैं कि उन्हें इसी बीच जापान जाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारे लेखक भी एक संपादक थे। तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे थे। जब वह जापान गए तो वह हिरोशिमा गए और वहां जाकर वह उस अस्पताल में गए जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग जो थे वह वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव कहने का अर्थ है जब वो वहाँ गए तो लोगों के दुख और कष्ट को देखे। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। और यह किसके लिए? तो एक रचनाकार के लिए, जिसके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ हो। देखिए, लेखक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अनुभव तो घटित होती है, हम अनुभव करते हैं घटित हुई घटनाओं को, लेकिन अनुभूति किस चीज़ की होती है? संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती। और अनुभूति जो है वह संवेदना और कल्पना के सहारे उस वास्तविकता को भी जान लेती है जो एक रचनाकार के साथ घटित नहीं होती है, फिर भी वह उसे अनुभव कर लेता है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस घटना को हमने नहीं देखा, प्रत्यक्ष हम वहाँ नहीं उपस्थित थे जब वह घटना घटित हो रही थी, लेकिन वहाँ की स्थिति को देख करके हमने उसकी अनुभूति की, यानी उस चीज़ को जाना और महसूस किया। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। अब कह रहे हैं वहाँ जाने के बाद भी, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी वह उन सारी चीज़ों के बारे में लिख नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उस घटना को प्रत्यक्ष होते हुए नहीं देखा था। कसर शब्द का अर्थ होता है बच्चों कमी। तो वहाँ कमी किस चीज़ की बता रहे हैं? वह उस जगह पे नहीं थे, उस अनुभूति की कमी को वह दर्शा रहे हैं। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। लेखक बता रहे हैं कि जब एक दिन वह सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक जले हुए पत्थर को। यहाँ देखिए, यह एक जला हुआ पत्थर है। लेखक ने इस पत्थर को देखा और उस पर एक लंबी उजली छाया देखा। यह छाया आपको दिख रहा होगा, एक लंबी उजली छाया जो विस्फोट के समय वहाँ खड़ा रहा होगा, उसकी छाया है। अब देखिए,
विस्फोट से जो रेडियम धर्मी बिखरा होगा, उसकी किरणों से क्या हुआ होगा, यह आदमी जो है वह भाप बन कर के उड़ गया होगा और यह पत्थर जो है वह झुलस गया होगा। तो इन सारी घटनाओं, तो कह रहे हैं कि ये सारी घटना जो है वह इस पत्थर पर एक चित्रित हो गई है, एक पिक्चर की तरह दिख रहा है। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उस छाया को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत ही विवश था। थप्पड़ सा कहने का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ लेखक अपनी विवशता को बता रहे हैं कि वह इतने विवश थे कि वह किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। वह एक विज्ञान के विद्यार्थी थे, वास्तविकता से परिचित थे, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ थप्पड़ जो है वह उनकी विवशता को प्रकट कर रहा है और कह रहे हैं कि यह जो घटना है वह एक इतिहास बन गया, जैसे सूरज उगा और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तो एक क्षण में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस अणु विस्फोट के अनुभूति कर रहा हूँ, यानी मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ और मैं भी हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता हूँ। भोक्ता कहने का अर्थ है बच्चों, उन्होंने भी हिरोशिमा में हुए उस घटना को भोगा है, यानी अनुभव किया है। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अब कह रहे मेरे लिखने की जो विवशता है वह इन सभी घटनाओं को देख कर के जागी। मैं जब हिरोशिमा गया और वहाँ की इन घटनाओं को देखा तो मेरी विवशता जो है वह लिखने के प्रति क्या हो गई, जागृत हो गई। मैं लिखने के लिए आकुल हो गया और मेरी भावनाएं जो हैं वह उस ओर अग्रसर होने लगी, यानी आगे ही आगे बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। और कहते हैं कि जब मैं हिरोशिमा से वापस आ रहा था तब मैंने हिरोशिमा की उन सारी घटनाओं पर आधारित एक कविता लिख डाली। और कविता मैंने जापान में नहीं लिखी, बल्कि जब मैं रेलगाड़ी से भारत लौट रहा था तब मैंने यह कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो कविता मैंने लिखी वह अच्छी है या बुरी मैं नहीं जानता, वह सिर्फ मेरे मन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जो मैंने महसूस किया मैंने उसे ही लिखा है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कविता अच्छी है या बुरी। मेरे निकट यह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। जैसे लेखक ने हिरोशिमा के बारे में लिखा, वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। और यही वजह है कि प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, लेखक द्वारा लिखी गई ये रचना मैं क्यों लिखता हूँ आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मैं क्यों लिखता हूँ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।